सूरत की दो लड़कियां, एक रहस्य जो अभी भी अधूरा है। एक बंद दरवाजा, अंदर से घंटों से बंद, और अब वो दरवाजा टूटा तो जो मिला उसने पूरे देश की आंखें भर दी, पूरे गुजरात की आंखें भर दी, पूरे देश में एक चर्चा जगा दी। दो लड़कियां, दो परिवार और एक सवाल जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो सिर्फ खबर नहीं रहती, वो एक सवाल बन जाती है। एक ऐसा सवाल जो रात को सोने नहीं देता, जो दिमाग में घूमता रहता है, जो अंदर से कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। 6 मार्च 2026 को गुजरात के सूरत शहर में जो हुआ वो एक ऐसी घटना थी। दो बचपन की सहेलियां, दोनों सुबह घर से निकली, दोनों शाम को वापस नहीं आई, और जब उन्हें ढूंढा गया तो जो मिला वो किसी के भी होश उड़ा देता है। आप देख रहे हैं द ट्रेंडिंग टॉक। आज की यह कहानी आपको अंदर से हिला देगी, लेकिन यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह एक आईना है, और इस आईने में जो दिखेगा वो शायद आप पहले कभी नहीं देखना चाहोगे। पहले समझते हैं कि दोनों लड़कियां थी कौन और उनकी जिंदगी कैसी थी। सूरत शहर गुजरात का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर, हीरे का शहर, टेक्सटाइल का शहर। यहाँ हर गली में मेहनत है, हर मोहल्ले में ख्वाब है। डिंडोली इलाके में एक साधारण मिडिल क्लास सोसाइटी, जहाँ सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, दोपहर को बुजुर्ग छांव में बैठते हैं, शाम को बच्चे खेलते हैं और रात को घर में खाने की खुशबू आती है। एक बिल्कुल आम भारतीय सोसाइटी, और इसी सोसाइटी में दो परिवार रहते थे। पहला सिरसाट परिवार, उनकी बेटी रोशनी, उम्र 18 साल, उदना सिटीजन कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा। सुबह उठना, तैयार होना, कॉलेज जाना, दोपहर में लौटना, यही उनकी दिनचर्या थी। घर में माँ बाप की लाडली, पड़ोसियों की नज़र में एक अच्छी शांत संस्कारी लड़की। दूसरा चौधरी परिवार, उनकी बेटी ज्योत्सना, उम्र 20 साल, वाडिया वुमेन्स कॉलेज में बीकॉम सेकंड ईयर में, थोड़ी बड़ी, थोड़ी जिम्मेदार, और रोशनी की पुरानी दोस्त। ये दोनों बचपन से साथ थी, एक ही सोसाइटी में, एक ही स्कूल में पढ़ी बड़ी, एक ही गलियों में खेली, एक जैसी हंसी, एक जैसे सपने। उनकी दोस्ती महज एक दोस्ती नहीं थी, वो एक ऐसा रिश्ता था जो बरसों की साझा यादों को बना रखा था। लोगों ने कहा कि वो जहां जाती थी साथ जाती थी, जो खाती थी साथ खाती थी, जो सोचती थी शायद वो भी साथ। और यही बात इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी चाबी है। 6 मार्च 2026 सुबह के 7 बज रहे थे। रोशनी ने घर से निकलते वक्त अपनी माँ को कहा, कॉलेज जा रही हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगी। माँ ने सिर हिलाया, एक आम सुबह की तरफ। शायद माँ चाय बना रही थी, शायद पापा अखबार पढ़ रहे थे, यह एक बिल्कुल सामान्य सुबह थी। किसी को नहीं पता था कि एक सुबह आखिरी होगी। उसी वक्त ज्योत्सना भी अपने घर से निकलती है। दोनों मिली, स्कूटी स्टार्ट हुई और दोनों निकल पड़ी, लेकिन कॉलेज की तरफ नहीं। वो गई डिंडोली के पास सनिया कंदे रोड की तरफ, जहां था आत्मीय संस्कार धाम स्वामीनारायण मंदिर। सुबह करीब 7:30 बजे दोनों मंदिर परिसर में दाखिल हुए। सीसीटीवी कैमरे में उन्हें रिकॉर्ड किया। दोनों की चाल सामान्य थी, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। वो सीधी गई मंदिर के वॉशरूम की तरफ। दरवाजा बंद हुआ अंदर से, और उसके बाद घंटे बीतते रहे। दोपहर हुई, रोशनी घर नहीं आई। माँ ने फोन किया, नहीं उठाया। 1 बार, 2 बार, शायद 10 बार, कुछ नहीं, बस एक अनजान सी रिंगटोन बजती रही। ज्योत्सना के घर भी ये हाल था, वहां भी फोन बज रहे थे, वहां भी कोई जवाब नहीं था। शाम हुई, सूरज ढल गया। अब घबराहट डर में बदल चुकी थी। एक अजीब सा अंदेशा, एक बुरी आशंका जो माँ का दिल हमेशा सही सही महसूस कर रहा था। पुलिस को खबर दी गई, तकनीकी निगरानी शुरू हुई। मोबाइल का आखिरी लोकेशन ट्रेस किया गया, सनिया गांव के पास। और रात करीब 9:30 बजे जब परिवार के लोग मंदिर के पास पहुंचे तो बाहर खड़ी थी ज्योत्सना की स्कूटी। यह वही स्कूटी जिस पर दोनों सुबह निकली थी कॉलेज जाने के लिए। उसी पल सबका दिल बैठ गया। मंदिर परिसर में तलाश शुरू हुई, और तभी किसी की नजर गई एक वॉशरूम की तरफ। दरवाजा बंद था अंदर से, लेकिन लाइट जल रही थी वॉशरूम में, घंटों से जल रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो डराती है। दरवाजा तोड़ा गया, और जो दृश्य सामने आया वो देखने वालों की आंखें भर आती। आवाज बंद हो गई, सांसें रुक गई। दोनों लड़कियां फर्श पर पड़ी थी, बेहोश। उनके पास थी खाली शीशियां, सिरिंज, बेहोश डराने वाली दवाओं के निशान। उन्हें तुरंत सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर दौड़े, कोशिशें हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक पल रुकिए आप, क्योंकि अभी तक आपने सुना वो क्या हुआ, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। वो कहानी जिसने सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। एसपी एनपी गोहिल की अगुवाई में जांच टीम बनी, घटनास्थल की जांच हुई, फॉरेंसिक टीम आई, नमूने लिए गए और सबसे पहले जो चीज उठाई गई वो थी दोनों के मोबाइल फोन। और जब फॉरेंसिक टीम ने वो फोन खोले तो जो वो मिला उसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। दोनों लड़कियों ने चैट जीपीटी पर सर्च किया था। कुछ ऐसी क्वेरी थी जिन्हें यहाँ पर वर्ड टू वर्ड बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सीधे शब्दों में उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा, मरने का तरीका, कौन सी दवाएं काम आती है। एक फोन ने एक न्यूज आर्टिकल की फोटो दी, एक ऐसी महिला की खबर कि जिसने एनेस्थीसिया ड्रग से जान दी थी। यानी ये कोई अचानक का फैसला नहीं था, उन्होंने रिसर्च किया था, तरीका ढूंढा था, दवाएं जुटाई थी, जगह तय की थी और एक दूसरे का हाथ थाम कर उस रास्ते पर चल दिए जहां से कोई वापस नहीं आता। अब सवाल था क्यों। पुलिस ने परिवार से पूछताछ की, कोई घरेलू झगड़ा था क्या? नहीं। आर्थिक तंगी थी क्या? नहीं। कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम था क्या? नहीं। कुछ सामने नहीं आया। सुसाइड नोट एक शब्द भी नहीं था। दोस्तों से पूछा, कोई सुराग नहीं। कॉलेज में पूछा, वहां भी कुछ नहीं। सोसाइटी में लोगों से पूछा, सबका एक ही जवाब था। सबने यही कहा कि दोनों बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। और यही सबसे डरावनी बात है, जब कोई इंसान इतने बड़े दर्द में हो, इस कदर टूटा हुआ हो और फिर भी उसके आसपास के सभी लोग कहे कि हमें अंदाजा भी नहीं था, तो वो दर्द कहाँ था, किस खामोशी में छुपा था, किस मुस्कुराहट के पीछे दफन था। मनोविज्ञान में इसे स्माइलिंग डिप्रेशन कहते हैं। ऐसे लोग जो बाहर से हंसते हैं, बातें करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन अंदर से एक ऐसे दर्द को पाले होते हुए जिसे वो किसी पर बोझ नहीं बनाना चाहते। वो दर्द जो वो लोग छुपाना इतना सीख जाते हैं कि एक दिन वो दर्द उन्हें अंदर से खा जाता है। क्या रोशनी और ज्योत्सना के साथ यही हो रहा था? महीनों से, सालों से, और किसी को पता ही नहीं चला। अब इस केस का वो मोड़ जिसने इस लोकल खबर से एक ग्लोबल डिबेट बना दिया। यह जब खबर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची और चैट जीपीटी का कनेक्शन सामने आया तो पूरी दुनिया में एक सवाल उठा, एक डिबेट बन गई। और इस सवाल को सबसे बड़ा मंच दिया एलन मस्क ने। एलन मस्क दुनिया के सबसे चर्चित इंसान, एलन मस्क यानी टेस्ला के मालिक, यानी ट्विटर के मालिक, उन्होंने 9 मार्च 2026 को अपने एक्स अकाउंट पर एक खबर पर रिएक्ट किया। सिर्फ एक शब्द लिखा, याइक्स। हिंदी में समझे तो अरे बाप रे, या तो यह कहे बहुत गलत हो गया। बस एक शब्द, और वो एक शब्द करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। पूरी दुनिया में डिबेट शुरू हो गई। सूरत के डिंडोली की 2 साधारण लड़कियां, जिनकी दुनिया उनकी सोसाइटी और कॉलेज तक सीमित थी, उनकी मौत ने दुनिया के सबसे बड़े टेक डिबेट को जन्म दे दिया। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिम्मेदार है? क्या चैट जीपीटी को ऐसी क्वेरी रोकनी चाहिए थी? क्या टेक्नोलॉजी के पास इंसानी दर्द को पहचानने की ताकत होनी चाहिए? और अगर नहीं है तो यह किसकी गलती है? यह सवाल आज की हवा में तैर रहा है और इनका जवाब ढूंढना हम सब की जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो अभी तक सुलझा ही नहीं है। वो एनेस्थीसिया ड्रग्स जो बेहोश करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होती है, वो इन दोनों तक कैसे पहुंचा? यह एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं मिलता। मेडिकल स्टोर पर इनकी बिक्री के लिए सख्त नियम बने हुए। तो क्या किसी ने उन्हें दवाई दी? क्या ऑनलाइन कोई सोर्स था? क्या किसी दुकानदार ने बिना पर्ची के बेची? यह सवाल फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल फॉरेंसिक के बाद से ही क्लियर होगा। मंदिर के सीसीटीवी में सिर्फ दोनों की एंट्री दिखती है, कोई तीसरा नहीं दिखता, यानी बाहरी इन्वॉल्वमेंट का कोई सीधा सबूत नहीं है। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है, लेकिन जांच अभी जारी है। फोन की डिजिटल फॉरेंसिक बाकी है, दवाओं का सोर्स बाकी है, यानी इस कहानी का आखिरी चैप्टर अभी लिखा नहीं गया। अब एक बड़े सवाल पर आते हैं, क्योंकि रोशनी और ज्योत्सना अकेली नहीं है, वो एक ऐसी तस्वीर का हिस्सा है जिसे हम देखना नहीं चाहते। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े देखिए, सिर्फ 2021 में भारत में 13,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। एक साल में, यानी एक दिन औसतन 35 से 36 छात्र। आईसी इंस्टीट्यूट की 2014 की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 2 दशकों में भारत में छात्र आत्महत्या की दर हर साल बढ़ती रही, और लड़कियों में तो ये दर ज्यादा बढ़ा। और जो बढ़ रहा है वो ये नंबर नहीं है, ऐसी ये लाखों ज्योत्सना है, रोशनियां है।
क्या ये एकेडमिक प्रेशर है, घर की उम्मीदें, मेंटल हेल्थ का कोई इलाज नहीं है? अकेलापन और सबसे नया कारण डिजिटल लॉनलीनेस। हम सबसे ज़्यादा कनेक्टेड जनरेशन है फ़ोन से। फ़ोन में अपने हजारों दोस्त हैं, लेकिन असली ज़िंदगी में जब हम टूटते हैं तो अकेले होते हैं। और मित्रों, इस कहानी का वो हिस्सा जो सबसे कम कहा गया, दोनों लड़कियों के माँ बाप, उन माँ बाप ने उन्हें सुबह घर से जाते देखा, खाना बनाया होगा, इंतज़ार किया होगा, और जब रात को सच्चाई सामने आई तो उनकी दुनिया किस तरह टूटी होगी, यह कोई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अक्सर ऐसी घटनाओं में समाज माँ बाप को दोष देता है। पता क्यों नहीं चला, देखते क्यों नहीं है, लेकिन यह एक क्रूर और गलत सोच है हमारे समाज की। डिप्रेशन और मेंटल इलनेस बहुत गहरी होती है। जो बच्चे घर में हंसते हैं, बातें करते हैं, अपना काम करते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, यह कोई थर्मोमीटर से नहीं मापा जा सकता। असली जिम्मेदारी किसकी है? उस सिस्टम की जो बच्चों को सिर्फ मार्क्स और ग्रेड से परखता है, उन समाज की जो सब ठीक हो जाएगा ऐसा कहता है, लेकिन तुम सच में कैसे हो ऐसा कभी नहीं पूछा। उन टेक कंपनियों की जो 24 घंटे हमारी अटेंशन खींचती है, लेकिन जब हम टूटते हैं तो एल्गोरिदम और एड्स के बीच हम अकेले रह जाते। इस घटना के बाद क्या होना चाहिए? पहली बार मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2017 में हेल्थ केयर एक्ट आया था, जिसने आत्महत्या के प्रयास को कानूनी अपराध की श्रेणी से हटाया। एक जरूरी कदम था, लेकिन कानून बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। हमारी कॉलेजों में काउंसलर्स की भारी कमी है, और जो है वो बोझ तले दबे है। हर कॉलेज में मैंडेटरी काउंसलिंग होनी चाहिए, और ये सिर्फ कागज पे नहीं, असल में होनी चाहिए। दूसरी बात, एआई रेगुलेशन। जब कोई यूजर किसी एआई प्लेटफॉर्म पर जानलेवा क्वेरीज करे तो ये प्लेटफॉर्म तुरंत क्राइम हेल्पलाइन दिखाए। यह तकनीकी तौर पर बिल्कुल संभव है। गूगल पर ऐसी सर्च करने पर आज भी हेल्पलाइन नंबर दिखता है, लेकिन कन्वर्जेशन एआई प्लेटफॉर्म पर यह सुविधाएं होनी चाहिए मजबूत तरीके से। अब तीसरी बात, दवाओं की निगरानी। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बिना पर्चे से कैसे मिली? इनका जवाब जरूरी है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब इस पूरी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा। रोशनी 18 साल की थी, ज्योत्सना 20 साल की थी। दोनों के सामने पूरी जिंदगी थी, दुनिया देखनी थी, कुछ बनना था, कुछ पाना था, प्यार करना था, हंसना था, और फिर भी किसी अनजान दर्द ने उन्हें यकीन दिला दिया कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने किसी इंसान से मदद नहीं मांगी, किसी दोस्त को नहीं बताया, किसी काउंसलर के पास नहीं गई, परिवार में किसी को नहीं बताया, किसी हेल्पलाइन पर कॉल नहीं किया। उन्होंने एक मशीन से, एक एआई से पूछा, और वो मशीन उन्हें नहीं बचा पाई। यह सुनकर दिल में एक सवाल आता है, क्या उन्हें पता था कि कोई हेल्पलाइन भी होती है? क्या उन्हें पता था कि कोई इंसान उनकी बात सुनने के लिए बैठा है? क्या उन्हें पता था कि यह दर्द जो इस वक्त असह्य लग रहा है वो बदल सकता है? शायद नहीं पता था। और यही हमारी सबसे बड़ी नाकामी है हमारे सिस्टम की। यह जांच अभी चल रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है, फोन की डिजिटल फॉरेंसिक बाकी है, दवाओं के सोर्स बाकी है, और शायद असली कारण हमेशा के लिए अनजान रहे। लेकिन जो जाना हुआ है वो यह है कि रोशनी और ज्योत्सना की मौत ने हमारे सामने एक आईना रख दिया है। एक ऐसा आईना जिसमें हमें अपना समाज देखना होगा, अपनी शिक्षा व्यवस्था देखनी होगी, अपनी टेक्नोलॉजी देखनी होगी, और खुद को देखना होगा। आपके आसपास भी कोई रोशनी हो सकती है, कोई ज्योत्सना भी हो सकती है, जो बाहर से हंसती है, बातें करती है, नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर से टूटी हुई है। क्या आपने आज उनसे पूछा, तुम सच में कैसे हो? बस यही एक सवाल है, सच में पूछा हुआ, आंखों में आंखें डालकर किसी की जिंदगी बचा सकता है। क्योंकि अगर हम अब भी नहीं देखें तो कल कोई और रोशनी बुझ जाएगी, कोई और ज्योत्सना अंधेरे में खो जाएगी, और हम फिर कहेंगे हमें पता ही नहीं था, और वो अंधेरा हम सब ने मिलकर बनाया होगा। अगर मित्रों, आप या आपका कोई करीबी अगर कोई मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तो बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर है, मैं स्क्रीन पे देता हूँ। बात करिए, कांटेक्ट करिए, काउंसलिंग करिए, और समस्या का समाधान ढूंढिए। तो मित्रों, द ट्रेंडिंग टॉक पर आने के लिए शुक्रिया। अगर यह वीडियो आपको ज़रूरी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं आपके ख्याल से इस ट्रेजेडी को रोका जा सकता है। क्या टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है या हम सब? जय हिंद, जय भारत।